हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो सेकंड चैप्टर है, कुछ नए कंटेंट की हम बात करेंगे। चैप्टर आप लोगों को पता ही है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और उसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। ये न्यू एडिड मटेरियल है, न्यू टॉपिक है, इसीलिए इसको हमें और अच्छे से देखना है। देखिए, मिडल ईस्ट क्राइसिस में जो अफगानिस्तान है, आप लोगों को लग रहा होगा कि अफगानिस्तान इतना छोटा सा देश है, लेकिन इतनी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि आज ही नहीं, अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि अलेक्जेंडर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक करके उसको जीतने की कोशिश की थी। तो आखिर क्या रीज़न है कि अफगानिस्तान इतना छोटा होते हुए देश भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? हालांकि वो जब हम बात करें अफगानिस्तान का, तो लैंड लॉक एरिया के अंदर आता है, मतलब कि कोई समंदर नहीं है, कोई सी नहीं है। क्योंकि अगर सी होता है तो देखो, ट्रैवल करने में, ट्रेड करने में, जगह से दूसरे से जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जबकि वहाँ पे कोई सी भी नहीं है, लैंड लॉक एरिया है, फिर भी शुरू से ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस एरिया को क्यों दिया गया है? तो इसका रीज़न है इसका लोकेशन। देखिए, ये जो सेंट्रल एशिया का लोकेशन है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको यूरोप कंट्री से किसी भी तरीके से अगर आपको इंडिया आना है तो आपको अफगानिस्तान होते हुए ही आना होगा। बहुत सारे जो पुराने रूलर्स हैं, जिन्हें हिस्ट्री में देखेंगे, तो अफगानिस्तान से होते हुए वो भारत आए और काफ़ी टाइम तक उन्होंने अपने एम्पायर बनाया, यहाँ पे रूल किया है। तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस माना गया है। अब अफगानिस्तान के बारे में एक चीज़ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि इस पर इन्वेड करना तो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत बार फॉरेनर्स ने, विदेशियों ने बहुत बार इस पर इन्वेड किया है, लेकिन इसको जीतना बहुत मुश्किल है और उस पर रूल करना पीसफुल, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, स्पेशली जो फॉरेन पावर के द्वारा। इसके पीछे रीज़न भी इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन ही माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे हिंदू कुश एक माउंटेन है और बेसिकली इस माउंटेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो गोरिल्ला वॉर में काफ़ी पॉपुलर है, उनकी स्पेशलाइजेशन है, जिसके कारण जो फॉरेन पावर्स है वो यहाँ पे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाए, चाहे वो बड़े बड़े सुपर पावर ही क्यों ना हो। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के। जो पश्तूनिया है मेन बेसिक लैंग्वेज है, बट इसका एथनिक कॉम्पोजिशन और जोग्राफिकल लोकेशन के कारण इसको जीतना, यहाँ पे पीसफुल रूल करना बहुत मुश्किल काम है। ये मैं नहीं कह रही, बेसिकली अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो अब तक तो ये इम्पॉसिबल ही रहा है, आगे फ्यूचर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये तो बेसिकली एक तरह से इंट्रोडक्शन था कि इसकी कहाँ पे लोकेशन है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट था, क्यों अफगानिस्तान को जीतना इतना मुश्किल है, उस पर रूल करना इतना मुश्किल काम है। तो अब हम मेन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रूल स्टार्ट कैसे हुआ। देखिए, 20th सेंचुरी की बात है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो किंग था जाहिर शाह, ठीक है, 1960 के अराउंड उसने बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म के काम स्टार्ट किए। आपको पता होगा जो रूलर होता है, राजा होता है, वो बहुत तरह के होते हैं। देखो, एक तो डिक्टेटरशिप की सारी पावर को अपने पास कंट्रोल करके रखना चाहता है, लोगों को कोई अधिकार, किसी तरह का कुछ भी वो पावर नहीं देना चाहता है। बट जाहिर शाह जो थे थोड़े अलग दिमाग के थे, वो उनका ऑपोजिट सोचना था। उनका मानना था कि वो मतलब लोगों को वहाँ पे इलेक्शन करा रहे थे, लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दे रहे थे, वुमेन को एजुकेट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स के काम हो रहे थे। और आपको पता है कि ये भी इतिहास गवाह है, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी राजा हो, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म का काम, अच्छे काम शुरू हुए हैं, वहाँ पे बुरे लोगों को ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं आती, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो। तो वहाँ पे भी यही हुआ। जो उसके कज़न ब्रदर थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वुमेन जो है उसको इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, वो घर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ अपने कट्टरपंथी लोग होते हैं। तो उनका कज़न ब्रदर जो खुद था दाऊद खान, आपको याद रखना है ईयर्स कि 1978 में उन्होंने क्या करा कि उसको 1973 में, देखो 1960 में तो उन्होंने ये सारे रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किया, और 1973 में उनका खुद का जो कज़न ब्रदर था, नाम क्या है, दाऊद खान, उनको उन्होंने क्या करा, तख्ता पलट दिया। उसको हटाकर खुद वहाँ पे वो रूलर ना बनकर, राजा ना बनके, वहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर खुद को ही डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वो वहाँ के क्या बन गए, रूलर बन गए। और अप्रॉक्स 5 साल तक उन्होंने रूल भी किया और उन्होंने पूरा अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लंबे टाइम तक पीसफुल रूल करना इतिहास रहा है, ये कोई भी नहीं कर पाया। 1978 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। कम्युनिज्म की हम जब भी बात करेंगे तो आपको कोल्ड वॉर एरा की तरफ चले जाना है, कि पूरा जो वर्ल्ड था 2 ग्रुप में डिवाइडेड थे। एक की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी थी, दूसरे की जो आइडियोलॉजी कम्युनिज्म थी। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट
हुई बेसिकली, उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट की, तो वो कम्युनिज्म पे बेस्ड थी। तो कम्युनिज्म लेफ्टिस्ट आपको समझ में आ गया, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन हो गया। और जिसके बाद 1978 में दाऊद खान को भी हटा दिया गया और वहाँ पे ध्यान रखना है PDPA, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, इसका शॉर्ट फॉर्म PDPA। 1978 में वहाँ पर उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया दाऊद खान को हटाकर। पहले कौन था? जाहिर शाह, उसके बाद कौन बना? उसका कजन ब्रदर दाऊद खान। अब दाऊद खान को भी हटाकर यहाँ पे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान थे उनके पास पावर आ गई और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसएसआर, क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म पे बेस्ड थी और वहाँ पे यूएसएसआर की हेल्प से यहाँ पे सरकार बन रही थी, वो पीछे से पूरा सपोर्ट बैक कर रहा था, सपोर्ट दे रहा था। कह रहे थे कॉन्टिन्यूड, उन्होंने भी जाहिर शाह के जो भी काम थे मॉडर्नाइजेशन काम, उसको उन्होंने कॉन्टिन्यू किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, लैंड रिफॉर्म। देखिए लैंड रिफॉर्म, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में भी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी है उनके टाइम में भी हुआ था। लैंड रिफॉर्म में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक, देखो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली क्या करती है? इक्वालिटी पे बेस्ड होती है, वो डिस्क्रिमिनेशन, पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है उनको कभी भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बढ़ता है, अमीर गरीब के बीच डिफरेंसेस होती है। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा किसी के पास भी लैंड है, उस लैंड को उस पर्सन से लेकर जो लैंडलेस लेबर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही लो कॉस्ट हुए थे। इस तरह के जो मॉडर्नाइजेशन, इस तरह के रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो ये रिफॉर्म फिर से ध्यान रखना कि फिर से काम अच्छे शुरू हो रहे हैं, तो फिर से वहाँ पे क्या हो गए? नए नए ग्रुप एमर्ज हो गए, कुछ शहर के लोग, कुछ गाँव के लोग, जिनकी सोच क्या थी? बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी थी, कट्टर मुस्लिम इस्लाम के थे, उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी एक ग्रुप बना ली, इस ग्रुप को कहा गया, याद रखना, मुजाहिदीन। ये लोग जो बेसिकली इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता था? देश के सुपर पावर अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना, टर्की, ये सब बड़े बड़े देश एक ग्रुप में इनको सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि वहाँ की जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, उसको कौन सपोर्ट करता? यूएसएसआर। और आपको पता है कि जहाँ भी एक सुपर पावर वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट है तो दूसरा सुपर पावर अपनी टांग अड़ाने जरूर आएगा, क्योंकि आपने देखा कोल्ड वॉर एरा में यही हो रहा था। अगर एक सुपर पावर एक दूसरे खेमे में है तो दूसरा ग्रुप्स में शामिल हो जाता है और आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते। तो यहाँ पे बेसिकली अफगानिस्तान के साथ दो हो गए, एक वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट यूएसएसआर से मिल रहा था, इन मुजाहिदीनों को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? यूएस से, पाकिस्तान से। आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना है कि हुआ क्या, ये जो मुजाहिदीन थे इन लोगों को सपोर्ट यहाँ से मिल रहे थे, अब वो क्या हो गए? थोड़े ताकतवर हो गए, इनको ट्रेनिंग मिल रही थी, इनको फंडिंग आ रही थी, तो वहाँ की जो आर्मी थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी मुजाहिदीन के सामने। अब यूएसएसआर को ऐसा महसूस होने लगा कि ये जो अफगानिस्तान है मेरे हाथों से निकल जाएगा, और उसकी जो पकड़ थी धीरे धीरे कमजोर होती गई, और इसलिए इसने खुद डिसाइड किया कि अब जो है मैं इनडायरेक्ट सपोर्ट ना करके मैं डायरेक्ट अपनी आर्मी भेजूंगा और इस सिचुएशन को कंट्रोल करूंगा। तो ध्यान रखना है आपको कि क्रिसमस ईव किसको बोलते हैं? 24 दिसंबर 1979 को उसने बहुत बड़ी आर्मी अपने यहाँ से उसने रवाना किया। जैसे यूएसएसआर की आर्मी वहाँ पे पहुंची, 34 मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया कि आप इस तरह से किसी के देश में अपनी आर्मी कैसे भेज सकते हैं। इवन यूएन ने भी इसको सही नहीं कहा, उन्होंने भी इसका विरोध जताया। लेकिन आपको पता है जो सुपर पावर होते हैं, जैसे अमेरिका को देख लो, वो कभी किसी की बात नहीं मानते, उनको केवल पावर का नशा होता है। तो वही हाल यूएसएसआर का भी था। उनकी आर्मी उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग थी, रेड आर्मी के नाम से जानी जाती थी, और यूएसएसआर को लगा कि वो अपना जो भी कंट्रोल उसका खत्म हो रहा है, जो धीरे बढ़ रहा है, वो दोबारा उस एरिया को जीत लेगा, और इसीलिए वहाँ पे आर्मी गई। और जाते ही जो भी शहर एरिया थे, टाउन, सिटीज, उन सब पे उन्होंने फटाफट से कंट्रोल जमा लिया। लेकिन मैंने क्या बताया कि यहाँ पे फॉरेनर्स के द्वारा रूल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो मुजाहिदीन थे वो लोग बेसिकली जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे छुप गए। वहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन है, वो आसपास के एरियाज में रहने लगे, और बेसिकली क्या करें कि गुरेला वॉर, उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं थी, जिसे बोलते हैं ना रेड गार्ड थे, छापा मार जिन्हें बोल रहे थे, कि वो बेसिकली छुप छुप के वॉर कर रहे थे। क्यों? इनको तो बड़े बड़े देशों से सपोर्टिंग थी, इनको वेपन्स मिल रहे थे, फंडिंग मिल रही थी। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को दे रही थी, पाकिस्तान की जो आईएस है वो उनको पहुंचा रहे थे। तो इस तरह से उनका नेटवर्क बना हुआ था, और इस तरह से वो यूएसएस आर्मी से छुप छुप कर लड़ रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो यूएसएसआर है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजियस नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो अब इन्होंने जो मुजाहिदीन वगैरह थे उन्होंने क्या बोला कि भैया ये तो एक ऐसा देश है जिनका तो खुद का कोई भगवान ही नहीं है, गॉड नहीं है,
और इसीलिए जितने भी इस्लाम लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद मतलब आपको पता है होली वॉर, यानी कि धर्म के नाम पे लड़ना पड़ेगा। अभी आपको पता होगा जब फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई चल रही थी, तो जिसमें पाकिस्तान के कुछ जो मंत्री थे वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले थे नहीं अब तो जिहाद का टाइम आ गया। तो जिहाद बेसिकली क्या होता है, धर्म को बचाने के लिए सारे जो मुस्लिम लोग होते हैं, इस्लाम के लोग होते हैं, वो आपस में इकट्ठा हो जाते। तो मुजाहिदीन वगैरह ने भी इस तरह से बातें करनी स्टार्ट की, जिसके कारण क्या होता है, सीरिया में जो सिविल वॉर है इसी कारण से। अब कहते हैं ना कि जो धर्म का नशा होता है वो अफीम के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और जिसके कारण छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं उनको बहका दिया जाता है, और ये लोग उसको क्या करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा बेसिकली अब ये क्या बन गया, होली वॉर, धर्म युद्ध बन गया, और इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है। इनको सपोर्टेड मैंने बता दिया क्या करते। अब हुआ क्या कि ये जो मुजाहिदीन थे इनको कौन सपोर्ट कर रहा था, मैंने बता दिया कि चाइना, पाकिस्तान। अब 1980s के अराउंड बहुत सारे जो लोग अफगानिस्तान में नए नए ग्रुप एमर्ज हो गए थे। ये आपको याद रखना है कौन कौन से। सबसे पहले अहमद शाह मसूद, ठीक है, उसके बाद तालिबान, अलकायदा, ये नए नए जो ग्रुप थे ये बेसिकली क्या हो गए थे, एमर्ज हो गए थे 1980 में, जब यूएसएसआर उसमें उन्होंने अपनी जो आर्मी भेजी थी। तो ये सब आपको यहाँ तक तो पूरी हो गई। अब आप लोगों को याद होगा कि 1985 में धीरे धीरे, आपको पता है ना कि आपको दूसरों के घर में लड़ने में कम मजा आता है जब अपने घर में शांति हो, लेकिन अगर लड़ाई झगड़े आपके खुद के घर में स्टार्ट हो जाए तो पहले क्या करोगे, अपना घर बचाओगे या दूसरे के एरिया के कैप्चर करोगे। तो यूएसएसआर के धीरे धीरे हालत भी ऐसी हो गई। 1979 से बाकायदा वहाँ पे आर्मी बैठी हुई है, उनका मेंटेनेंस, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंसिव लग रहे थे, और यहाँ पे उनके जो प्रोडक्शन के काम थे, कंज्यूमर गुड्स थे, उन सब के शॉर्टेज होने लगी। जनता थी वो काफ़ी अवेयर हो गई थी, और वो किसी भी तरह से सरकार को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। सरकार बहुत करप्टेड हो गई थी। तो जनता का जो प्रोटेस्ट है, विरोध है, वहाँ पे बेसिकली स्टार्ट हो गया। और 1985 में जब गोरबाचेव वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बने, उनको समझ में आ गया कि इस तरह से हम रूल करेंगे तो जनता अब हमें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसीलिए उन्होंने नए नए रिफॉर्म्स करना स्टार्ट किया। और उसमें से एक रिफॉर्म था कि जो अफगानिस्तान वॉर में उन्होंने अननेसेसरी अपना जितना ज़्यादा पैसा लगाया, अपनी आर्मी लगाया है, उसको पीछे लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1985 में गोरबाचेव ने क्या करा, रिफॉर्म करने स्टार्ट किए। और सबसे पहला उसने डिसाइड किया कि जो वेस्टर्न देश है उनसे क्या करना है, हमको अच्छे रिलेशन बनाने। अच्छे रिलेशन कब बनेंगे, जब आप अपनी आर्मी को वापस लोगे तो ही अमेरिका भी वापस जाएगा। तो इसीलिए वो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम, प्रोडक्शन के काम, इन सब पे ध्यान देना चाहता था, रेदर देन कि दूसरे देश में अपनी आर्मी पे अननेसेसरी पैसा खर्च करे, और इतने टाइम से आर्मी युद्ध में इन्वॉल्व थी। तो 1986 में ग्रेजुअली, देखो एक साथ उसने आर्मी नहीं हटाई, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसने अपनी आर्मी करनी स्टार्ट कर दी। और 1989 में फाइनली वो लोग क्या हो गए, अपनी आर्मी को वापस लेके आ गए। कहीं ना कहीं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसकी पूरे विश्व में काफ़ी इंसल्ट भी हुई कि 10 सालों तक वो वॉर में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी वो जीत कर नहीं आए थे, हार कर ही आए थे, क्योंकि कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला उस वॉर का। तो यहाँ पे जब 1989 में अपनी फोर्सेस वापस आ गए, तो अब मैंने बताया था 1980 में बहुत सारे जो अलग अलग ग्रुप थे वो सारे एमर्ज हो गए थे। अब वो लोग आपस में ही लड़ने लगे कि मैं पावर लूंगा या मैं सत्ता बनाऊंगा, मैं रूल करूंगा। इस तरह से आपस में ही वो लोग लड़ने लगे। तो वही है कि वॉर लॉर्ड स्टार्टेड फाइटिंग ऑफ सुप्रीमेसी, कि मैं सुप्रीम हूँ, मुझे रूल करना चाहिए। तो आपस में इतने सारे लोग लड़ने लगे। 1991 में हमें पता है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, और जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, याद में रखना कि 1986 में जो गवर्नमेंट बनी थी नाजिबुल्ला, ये भी किसके सपोर्ट से बनी थी, यूएसएसआर के सपोर्ट से बनी थी। अब 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गई, तो 1992 में इनकी जो नाजिबुल्ला की गवर्नमेंट थी जो यूएसएसआर के सपोर्ट से बनी थी, उनकी सरकार भी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई और वो भी गिर गई, क्योंकि यूएसएसआर खुद ही अपनी देश नहीं संभाल पा रहा था, अपने ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। अब अफगानिस्तान से बेचारा उसका क्या लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे ही यूएसएसआर ने अपनी आर्मी पीछे की, जो अमेरिका है उसका भी इंटरेस्ट उसमें क्या हो गया, खत्म हो गया। पहले जो मुजाहिदीन थे इन लोगों को फंडिंग देता था, वेपन्स देता था, ट्रेनिंग देता था, लेकिन जैसे यूएसएसआर की आर्मी वापस आ गई, अमेरिका का भी इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे स्टार्ट देखते हैं कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह से। तो देखा 1992 में उसकी सरकार गिर गई, और 1992 से लेकर 1996 में ये जो वॉर लॉर्ड्स थे आपस में ही रूल के लिए, सरकार बनाने के लिए लड़ने लगे।
तो 4 साल तक 1992 से लेकर 1996 तक ये सिविल वॉर यानी कि आपस में ही लड़ाई स्टार्ट होती रही। इन सब में से बेसिकली जीता कौन? तालिबान। ये आपको याद रखना, 1996 में कोई ना कोई तो कभी तो जीतेगा। 4 साल की लड़ाई के बाद फाइनली जो तालिबान था वो सबसे सुपर निकला, सबसे पावरफुल निकला। कांधार बेसिकली उसका बेस था, वहाँ से उसने स्टार्ट किया था और वो वहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया। कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। तो इन सब में से कौन सिकंदर बना? तालिबान। बहुत सारे जो ग्रुप थे उसमें से। तो अब ध्यान रखना है कि फाइनली तालिबान क्या हुआ? सबसे पावरफुल लार्जेस्ट ग्रुप बना और वहाँ पे उसने रूल किया। तो अब तालिबान का जो रूल था बेसिकली 1996 से लेकर 2001 तक उसने तालिबान ने रूल किया। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो आपने देखा कि पहले जाहिर शाह ने किया, फिर उसके कजन ब्रदर ने 5 साल रूल किया, फिर PDPA गवर्नमेंट आई जो बेसिकली USSR की थी। 1992 तक उनका रूल चला, 1992 से 1996 तक सिविल वॉर चला और 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने वहाँ पर अफगानिस्तान में रूल किया। तो अब ये तालिबान जो बना है, तालिब शब्द इस्लाम शब्द है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट। उसके लीडर कौन थे? मुल्ला उमर। किसके? तालिबान के। और ये किसके सपोर्ट से? पाकिस्तान के जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, वो इनको पूरा सपोर्ट कर रही थी। वहाँ पे सबसे पहले जैसे ही तालिबान लोगों ने अपना रूल करना स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने स्ट्रिक्ट शरिया, देखो शरिया क्या होता है? मुस्लिम लोगों का एक लॉ होता है और उस लॉ के हिसाब से चलते हैं, जिसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स है उसको नहीं ध्यान दिया जाता है। वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा दबा कर रखा जाता है, वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया जाता, उनको बाहर फ्रीली घूम नहीं सकते, वो जा नहीं सकते। तो इस तरह से आप समझ सकते हो किस तरह से शरिया के द्वारा उन्होंने लॉ का रूल करना स्टार्ट किया। तो वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई, बहुत ज़्यादा पाबंदी लग गई। अब इनसे गलती क्या हो गई तालिबान लोगों से? ध्यान रखना, मैंने बताया ना बहुत सारे अलग अलग, जो एक अलकायदा ग्रुप है, ध्यान रखना, जो अलकायदा है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। देखिए तालिबान और अलकायदा में डिफरेंस समझिए। जो तालिबान लोग हैं वहाँ पे रूल करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, शरिया के द्वारा अपने वहाँ पे रूल वो चलाना चाहते हैं। लेकिन जो अलकायदा है वो क्या है? एक तरह से इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है। इनका काम क्या है कि लोगों के दिल में डर पैदा करना। ये जो इनफेमस अटैक होते हैं, जैसे कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, कहीं पे अटैक कर देना, लोगों के दिल में डर पैदा कर देना। इस अलकायदा को बेसिकली अमेरिका ने सपोर्ट किया था, फंडिंग दी थी, पैसे दिए थे, उनको ट्रेनिंग दी थी। किस लिए दी थी? ताकि USSR के अगेंस्ट इनको यूज किया जा सके। लेकिन जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, अब अमेरिका को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसको शेल्टर किसने दिया? तालिबान लोगों ने। तालिबान के जो रूलर थे, यहाँ दैनिक तो तालिबान थे, उन्होंने अफगानिस्तान में अलकायदा को क्या कर दिया? अपना सपोर्ट दिया, रहने की जगह दी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, और उनके द्वारा 2 बहुत ही ज़्यादा अटैक किए गए। वो कौन से 2 अटैक थे? अमेरिका के जो साउथ अफ्रीका में जो एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक किया गया 1998 में। उसके बाद 9/11 इंसिडेंट, हम सबको पता है कि जिसमें उन्होंने जो WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे, पेंटागन, उन पे उन्होंने कितनी ज़्यादा पूरी की पूरी बिल्डिंग उन्होंने खराब कर दी थी, वहाँ पे बिल्डिंग गिरा दी थी। उनका टारगेट तो व्हाइट हाउस को भी था, प्लेन हाईजैक करके। वो आप 9/11 के लिए दूसरी वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैंने पूरा बता रखा है किस तरह मास्टर प्लान ओसामा बिन लादेन ने, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बंदा था और इंटेलिजेंट एक ऐसी चीज़ होती है अगर उसमें नेगेटिव चीज़ों में यूज़ करे तो वहाँ पे भी आप बहुत कुछ दूसरों का बिगाड़ सकते हो। तो ये ओसामा बहुत ही मास्टरमाइंड था। उन्होंने 9/11 का पूरा एक मैप बनाया, किस तरह उसने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान अलग अलग जगहों से बंदे उठाए, अमेरिका में उन्होंने भेजा और प्लेन को हाईजैक करके एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक वहाँ पे हुआ था। और ये अमेरिका के लिए उससे पहले कभी भी इतना टेररिस्ट बड़ा अटैक नहीं हुआ था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसने की अलकायदा वालों से प्रॉब्लम क्या थी? ओसामा बिन लादेन तो अमेरिका को सपोर्ट करता था, अमेरिका उसको फंडिंग देता था, पैसे देता था, सब कुछ देता था, तो अब ये अमेरिका को क्यों परेशान कर रहा है? कहते हैं ना कि आप बुरा लोगों का साथ दोगे, आप चाहे साथ छोड़ दो लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो वही हाल है कि पहले अमेरिका ने ही इनको तैयार किया, फंड दिया, पैसा दिया, लेकिन जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो अमेरिका का इंटरेस्ट भी इसमें खत्म हो गया। तब तक जो ओसामा बिन लादेन था काफ़ी अपना अच्छा खासा नेटवर्क बना चुका था, काफ़ी बंदे उसने ट्रेनिंग करने के लिए रख रखे थे, जगह जगह पे अटैक करने के लिए। अब उसको फंडिंग की, पैसों की शॉर्टेज होने लगी क्योंकि अमेरिका उसको फंड नहीं दे रहा था। तो अब वो बेसिकली उसी को मजा चखाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए उसने उसी पे 2 बार अटैक किया, दिखाने के लिए भैया तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अमेरिका ये सुपर पावर को उसने एक तरह से चैलेंज किया था।
ठीक है। तो इसके मैंने बताया अलकायदा के 2 मेन लीडर थे, एक तो ओसामा बिन लादेन, ये तो सभी जानते, एक और था अयमन ज़ाविरी। ठीक है, इन दोनों को किस तरह से बाद में अमेरिका ने मारा वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि 2 बड़े अटैक किए गए। तो जब 9/11 इंसिडेंट हुआ उसके बाद अमेरिका में बहुत बड़ी मतलब तबाही हुई, काफ़ी लोग मरे, इससे बड़ा इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक कभी नहीं हुआ था। उस टाइम यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, और आपको पता है भैया बाप बाप होता है, ये बात उसको पता होना चाहिए। अब उसने डिसाइड कर लिया कि किसी भी तरह से वो ओसामा बिन लादेन को सबक सिखाएगा। उसने अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको बोला कि भैया ओसामा को मुझे हैंड ओवर कर दो, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया कि वो किसी भी कंडीशन में ओसामा बिन लादेन को उसके हैंड ओवर नहीं करेंगे। अमेरिका, आपको पता है कि जब वो अपने पे उतर आता है तो यूएन की बात भी नहीं मानता। हम सब ने देखा है कि यूएन का उस पर दबदबा है, लेकिन यूएन जो अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर सकता। और उसने नाटो, को पता है नाटो, उसने जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो उसने मिलिट्री अलायंस बनाया अपनी आर्मी के साथ, उसने अफगानिस्तान पे, उसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक ही बात बोला, या तो आप मेरे साथ हैं या मेरे अगेंस्ट है, इस बीच का कोई रास्ता नहीं है। जो लोग मेरे साथ हैं वो ठीक है, जो मेरे अगेंस्ट है वो सारे टेररिस्ट के साथ है, तो इसके आर पार की लड़ाई होगी। और उन्होंने क्या कर, देखिए ये सितंबर में ये इंसिडेंट हुआ, हाईजैक हुआ, वहाँ पे बम गिराया गया, बिल्डिंग को गिराएगी, और दिसंबर में ही यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे उसने अफगानिस्तान में क्या कर दिया, अटैक कर दिया गया। और आपको पता है कि अफगानिस्तान में कुछ बचना नहीं था, वहाँ की जो सरकार थी वहाँ पे क्या हो गई, गिर गई है ना, वहाँ पे सरकार गिर गई। और जो फाइटर्स थे, जो भी तालिबान के लोग थे, वो लोग वहाँ अफगानिस्तान छोड़ के तो नहीं भागे थे, आसपास के गाँव के अंदर वो बेचारे छुप गए थे, क्योंकि उनको बेसिकली गुरिल्ला वॉर ही करना आता है। तो उनके पास अभी कोई, उनके पास ना तो इतने हाई टेक्नोलॉजी थे, ना उनके पास कोई इतने वेपन्स थे, और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के सामने वो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाए, और इसीलिए वो हारकर आसपास के गांव में जाकर छुप गए। अब वहाँ पे आपको पता है कि वो अटैक से अफगानिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल आसपास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, जिस सबको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक फोर्स बनाया। तो याद रखना है आपको ISAF, ये कहता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि पता नहीं सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली वॉर, पीस, इन सब चीज़ों पे काम करता है। तो उन्होंने वहाँ पे फोर्स भेजा जो वहाँ पे फिर से शांति बहाल करने के काम करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, उस टाइम पे याद है जो हामिद करजाई थे उनको क्या बनाया गया, इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया गया, एक तरह से रूल करने का बनाया गया, जो 2001 से लेकर 2014 तक, यानी कि जब तक अमेरिका का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वहाँ पे उन्होंने रूल किया। और अमेरिका द्वारा इस ऑपरेशन को जो चलाया गया उसे एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया। ये एक लंबे समय तक चला, 2001 से लेकर 2014 तक, जब तक ये पूरा उन्होंने अलकायदा जो ग्रुप था उसको ख़त्म नहीं कर दिया। तो याद रखना है 2001 से लेकर 2014 तक पहले तो उन्होंने क्या बना, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, फिर 2014 के 4 के इलेक्शन में भी हामिद करजाई जीते, फिर 2009 के इलेक्शन में भी। अब धीरे धीरे जो तालिबान लोग हैं उन्होंने अपनी इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और ये लोग मैंने बताया था गोरिल्ला वॉर में पहले से ही पॉपुलर थे। अब जो लड़ाई हो रही है असिमेट्रिक लड़ाई हो रही है। देखिए असिमेट्रिक मतलब क्या, जो एक इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है। एक तरफ कौन थे, वही मुजाहिदीन थे जिनका लड़ने का जो तरीका है बहुत ही आउटडेटेड पुराने तरीके से है, और एक तरफ अमेरिका की नाटो आर्मी थी, जो लोग प्रोफेशनल थे, ट्रेंड थे, छुप छुप कर नहीं मारते, वो खुले रूप से जा रहे थे, खुले रूप से मारते थे। ये लोग कभी बॉम्ब लगा देते थे, कभी बॉम्ब ब्लास्ट कर देते थे, छुप छुप कर अटैक करते थे। तो काफ़ी टाइम तक गोरिल्ला वॉर। अब देखा आपने कि वही गोरिल्ला वॉर पहले USSR के खिलाफ लड़ी जा रही थी मुजाहिदीन के द्वारा, और तब अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा था। अब पिक्चर बदल गई है, अब वही मुजाहिदीन है, लेकिन अब किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ। तो वही इसीलिए कहते हैं, मैंने बताया नहीं, गलत लोगों के साथ कभी भी हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत लोग, मैंने बताया ना, हम उनका साथ छोड़ देंगे, लेकिन गलत लोगों के बीच में दलदल में जाना आसान होता है, लेकिन वहाँ से कीचड़ से जब निकलते हो तो आप अपने हाथ पैर गंदे करके ही निकलते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे थी, काफ़ी टाइम तक उनके चलता रहा, लेकिन फाइनली मई 2011 में ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन ये अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में अबट्टाबाद में मिला। 2014 में जो उसके दूसरे लीडर अयमन ज़ावेरी थे उसको भी मार दिया गया। लेकिन इन सब से जो पाकिस्तान है उसको भी, जो अमेरिका है, इसको काफ़ी नुकसान हुआ। उसके जो सोल्जर्स थे, आर्मी थी, उनको भी बड़ी नुकसान पहुंची। नाटो के बड़े सारे सोल्जर्स मरे। अफगानिस्तान को तो बहुत बुरा हुआ। सबसे बुरा देखो इसमें सिविलियन बहुत ज़्यादा मरे।
क्योंकि अमेरिका ने बाय हुक एंड क्रूक उसे किसी भी कंडीशन में तो अलकायदा ग्रुप तो उसको खत्म करना था, ये दिखाना था। अगर ये अमेरिका ऐसा नहीं करता तो दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता, वो दोबारा भी शायद कर सकते थे। इसीलिए इतना लंबा ऑपरेशन चला, जिसमें आपको पता है कि जब भी सिविलियन मरते हैं तो पूरा विश्व जो होता है उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती है। इनोसेंट बच्चे होते हैं, वुमेन्स होती है। देखो आर्मी लड़ते तो आपस में मरते हैं तो एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे के लिए मरते, देश के लिए मरते हैं, उनका एक काम होता है। लेकिन इसमें जो इनोसेंट्स मरते हैं, ठीक है, जो सिविलियन मरते हैं, तो वो किसी भी देश को बर्दाश्त नहीं होता है, जिसके कारण अमेरिका को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। तब तक अमेरिका का जो पूरा प्रोसेस था, पूरा जो ऑपरेशन था सक्सेसफुल रहा। उस्मा बिन लादेन भी मारा गया और दूसरा जो लीडर था वो भी मारा गया। अब वहाँ पे बेसिकली पढ़ना है हमें कि सिचुएशन आफ्टर 2014, अक्टूबर 2014 में वहाँ पे फिर से इलेक्शन हुए, जो अशरफ गनी थे वहाँ पे पावर में आए। और दिसंबर 2014 में आपको ध्यान रखना है कि 2001 में कि जब यूनाइटेड नेशन के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो वहाँ पे एक फोर्स भेजा गया था ताकि अफगानिस्तान में वहाँ पे रिफॉर्म किया जा सके, अब उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो पावर है बेसिकली अफगानिस्तान की जो आर्मी है उनके हैंड ओवर कर दिया जाए। अमेरिका ने भी अपने फोर्सेस वहाँ से बुलाने स्टार्ट कर दिए। तो वही लिखा हुआ है कि ISAF ट्रांसफर सिक्योरिटी ड्यूटी तो जो अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स को दे दिया। 10,000 जो US आर्मी थे अभी भी वहाँ पे थे उसके एडवाइस के लिए, सपोर्ट के लिए। बाकी क्योंकि वहाँ पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा था अमेरिका को, अमेरिका पे भी प्रेशर था, अब धीरे धीरे उसने अपनी आर्मी को हटाना स्टार्ट कर दिया। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो अभी भी अफगानिस्तान की जो स्टेटस है, हालत है, सुधरी नहीं है, अभी भी बहुत बुरा है। सबसे लीस्ट डेवलप और बैकवर्ड देश में आता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन वहाँ पे है, उनको फंडिंग मिलती है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ नहीं है, स्कूल नहीं है प्रॉपर। अभी भी अफगानिस्तान के जो 40% पॉपुलेशन है जो 15 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिया गया है, जिसके कारण जो आगे 30-40 साल आप समझ सकते हो वो भी क्या अंधकार में है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट का काम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, करप्शन अपनी हाई लेवल पे है, इलिटरेसी है, रिफ्यूजी की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में लोग भाग भाग के जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी भी अफगानिस्तान में है। हालांकि USSR चला गया, अमेरिका चला गया वहाँ से, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान की जो स्टेटस है वो दिन ब दिन बुरा ही हो रहा है। तो इसे मिडल ईस्ट क्राइसिस कहा गया। आपको समझ में आ गया होगा कि 1960 से स्टार्ट हुआ। फिर आप फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, पहले जाहिर शाह, फिर दाऊद खान, फिर PDPA पार्टी आई जो बेसिकली 1992 में वहाँ से हटी। फिर उसके बाद सिविल वॉर 4 साल चला, 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने रूल किया, 2001 से लेकर 14 तक हामिद करजाई ने। जबकि बेसिकली जो US की वहाँ पे आर्मी थी, नाटो की आर्मी थी, एक तरह से ऑपरेशन चला एंड्यूरिंग फ्रीडम। उसके बाद जब अमेरिका का ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो जो हामिद, उसके बाद अशरफ गनी बने वहाँ पे रूलर। तो इस तरह से आप जब फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, लर्न करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि नाम और जो ईयर्स है कब क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।